मैं जी आपको सर। ये कह रहा था कि जब मैं इस कार्यक्रम के लिए जब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि आज की डेट में भारत सरकार के 92 जो है सेक्रेटरीज है विभिन्न डिपार्टमेंट के, और उसमें केवल एक शेड्यूल कास्ट है और एक जो है शेड्यूल ट्राइब है। और जो सेक्रेटरी के जो सरनेम से उससे या नाम है, उससे लगता नहीं कि कोई उसमें से ओबीसी है करके। सारे के सारे जो है वो सोकॉल्ड हायर कास्ट के लोग हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर एस सी एस टी ओबीसी और कन्वर्टेड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग इस देश में जो है 85% से ज्यादा है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी जो है उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि यानी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि 95 में से एक, तो शेड्यूल कास्ट के अगर 13% की अगर पाया 15% की पॉपुलेशन है, तो करीबन 12-13 तो होना ही चाहिए थे, लेकिन एक ही है। शेड्यूल ट्राइब का भी जो है 7.5 में से 8, 7.5 या 8 होने चाहिए, तो उसमें से भी एक ही है केवल। और ओबीसी के जो 52% पॉपुलेशन है, उसमें से कोई भी जो है सेक्रेटरी वो है नहीं। और मैं इस पे और जो जब रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि जैसे कि धब्बी साहब ने बताया कि ये जो सेक्रेटरीज का रोल ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्यूरोक्रेसी में, कि ये जो है ये करियर सिविल सर्वेंट होते हैं। और इनका काम होता है कि जिस मिनिस्ट्री के ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, यानी जो मिनिस्ट्रीज होती है वो मिनिस्टर के अंदर होती है, और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं ये सेक्रेटरीज होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इनका काम होता है कि जो मिनिस्टर्स है उनको पॉलिसी बनाने में उनकी मदद करना, उनको गाइड करना, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, उनको जो इंटेलेक्चुअल बैकअप है वो प्रोवाइड करना। तो ये जो काम होता है ये सेक्रेटरी का होता है, उसी में वो ट्रेंड होते हैं। और दूसरा जो पॉलिसी जो बनेगी, ये जो कानून बनेंगे उनको इम्प्लीमेंट करना, ये भी काम जो है ये सेक्रेटरी यानी बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते ये भी काम उनका होता है। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और आप देखोगे कि आज तक जो है भारत सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी हुए, यानी जो प्राइम मिनिस्टर को जो सलाह देता है, तो वो एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या कन्वर्टेड रिलीजियस माइनॉरिटी का आदमी हुआ नहीं है। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आदमी नहीं हुआ है। हाँ, जो डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, और जो कैबिनेट, यानी कैबिनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। यही जो कैबिनेट होती है सारे के सारे डिसीजन जो है लेती है। यानी कोई भी जो मंत्रालय होते हैं, उसके जो मिनिस्टर होते हैं उनका काम होता है पॉलिसी बनाना, पर वो पॉलिसी को अप्रूव करना, वो पॉलिसी या कुछ कानून जो अगर बनाता है कोई मंत्रालय, तो वो कानून को सबसे पहले जो है उसको जो ये लगती है, मान्यता लगती है, वो कैबिनेट की लगती है। और कैबिनेट ही उससे जो है पार्लियामेंट की जो है मान्यता दिलवाता है, या पॉलिसी को, किसी भी मंत्रालय की पॉलिसी हो, चाहे बजट हो, हाँ, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, उसको जो है उसकी जो मान्यता जो है वो कैबिनेट थ्रू ही पार्लियामेंट से मिलती है। तो ये कैबिनेट जो सेक्रेटरी जो है वो आज तक जो है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आदमी नहीं बना है। तो इसकी वजह से जो है ये जो टॉपिक जो आपने उठाया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक है। और हमारी भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसके अंदर आप देखोगे कि पर्टिकुलर जुडिशियरी यानी जो जिसके अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो ब्यूरोक्रेट्स की जो रिक्रूटमेंट होती है आर्टिकल 16(4), और जो ब्यूरोक्रेट की जो रिक्रूटमेंट होती है वो लोअर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, यानी जो लोअर लेवल के ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वो जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। और बाद में जो होते हैं वो प्रमोशन से होते हैं, यानी उनका प्रमोशन होते जाता है। यानी जैसे कोई आईएएस ऑफिसर होता है, वो कलेक्टर बन गया, कलेक्टर के बाद में उसका प्रमोशन होते होते वो किसी जी डिपार्टमेंट का जो है सेक्रेटरी बन गया, एडिशनल सेक्रेटरी बन गया, ऐसे होते होते वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचता है। तो ये जो सारी जो ये हायर ब्यूरोक्रेसी की जो स्टेजेस है वो प्रमोशन के थ्रू जाती है। और प्रमोशन जो है संविधान के आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर दिया जाता है। और 16(4)(a) के अंदर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसमें जो है यानी विद इन जो है जो ये जो ब्यूरोक्रेसी की अलग अलग जो रैंक होती है, जो हायर रैंक होती है, उसमें प्रमोशन नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है या ऐसे कोई भी जो है यानी क्या बोलते हैं रोक संविधान ने नहीं लगाई है। इसके बावजूद यानी तथाकथित जो है स्वतंत्रता मिलने के बावजूद, 70 साल होने के बावजूद भी आज तक जितनी भी सरकार हुई है उन्होंने इसके बारे में विचार नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में 2015 में एक केस हो गया था सेंट्रल बैंक मैनेजमेंट वर्सेस सेंट्रल बैंक जो है एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन में। तो वहां पे हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये जो पर्टिकुलर जो हायर जुडिशरी की जो स्टेप है, यानी जो रैंक्स है, तो उन विद इन दैट रैंक्स भी प्रमोशन हो सकता है करके। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली उसके फेवर में जजमेंट दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिव्यू किया, उसमें यह कहा कि पर्टिकुलर जो
जुडिशरी की जो रैंक्स है, यानी जो मिनिमम जो लोअर जो रैंक है, कुछ उसमें जो 5,700 या 5,900 का जो ग्रेड है, और उसके ऊपर जी वाली जो ग्रेड है, सब्सिक्वेंट ग्रेड है, तो उसमें प्रमोशन नहीं हो सकता है। उन्होंने डीओपीटी के ओएम के आधार पे, या उनका जो पर्टिकुलर बैंकिंग का जो पर्सनल जो डिपार्टमेंट है, उसके ओएम के आधार पे ये कहा था कि जो है ये जो रिजर्वेशन जो है, ये सिर्फ जो है यानी लोअर यानी क्लास 1 के लोअर रैंक तक की लिमिटेड है, और उसके ऊपर के रैंक को जो है सिर्फ फैसिलिटी उनको मिलती है, कुछ कंसेशन मिलती है, वहां पे उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन यानी नहीं मिलना चाहिए, जी ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी और जी दूसरी बात यह है कि यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहने वहां पे ये लिखा है कि किसी भी पोस्ट में हाँ वो ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है यानी कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डालते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें जो है यानी कोई भी प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं रहे, इसलिए वो बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डालते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4)A में ये क्लियर है कि रिजर्वेशन जो है वो किसी भी पोस्ट में दिया जा सकता है। तो ये क्लियर कट बदमाशी है आज तक के गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो जी है विद इन जो क्लास 1 के रैंक में जी रिजर्वेशन नेवले प्रोवाइड नहीं सर, किया है। देखिए प्रदीप आपसे जी, जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है ये कोई व्यक्तिगत मामला है नहीं है, ये सामाजिक मामला है। जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसमें अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, यानी जिस बात के लिए भारत इस देश की निर्मित 1950 में हुई है इन रियल सेंस में, तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ 3 यंत्रणाएं बनाई है। और वो 3 यंत्रणाएं जो है वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो ये तीनों यंत्रणाएं जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही इम्प्लिसिट है। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये तीनों यंत्रणाएं में जो है वो जो है यानी एक ही वर्ग का कब्जा होना चाहिए, कि या किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का ही जो है उसमें जो है प्रभुत्व होना चाहिए, उनकी अधिसत्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम की बात करते हैं, वो स्वतंत्रता की बात कहती है, वो लिबर्टी की बात कहती है। तो समझो, अगर ये तीनों यंत्रणाएं जो है, ये तीनों यंत्रणाएं मिलके यहाँ के इस देश के लोगों के लिए निर्णय लेती है, और अगर ये लेने की यंत्रणाएं है, वो निर्णय को एग्जीक्यूट करने वाली ये यंत्रणाएं है, और यहाँ पे अगर किसी एक जाति विशेष का, एक वर्ग विशेष का लोगों का अगर वर्चस्व रहा और बाकी लोगों का अगर नहीं रहा, तो ये जो पर्टिकुलर लोग ही जो इस यंत्रणा के में यानी वो जिनका वर्चस्व यंत्रणा में है, वही बाकी लोगों के लिए जजमेंट लेंगे, वही बाकी लोगों के लिए निर्णय लेंगे, वही जो है वो निर्णय को यानी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर जो दूसरे लोगों को फ्रीडम कहाँ है? अपने डेमोक्रेसी में जो होता है कि हर व्यक्ति को जो है यानी हर समाज को जो है अपने लिए यानी उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, उसके लिए जो है यानी क्या बोलते हैं, जो जो भी यानी जो कानून जो है वो उसके इम्प्लीमेंट करने का अधिकार जो है उसको होना चाहिए। तो जब एक ही वर्ग के लोग रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो वो बाकी लोगों के लिए फ्रीडम नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगी, वो उस वर्ग की उन वर्गों के ऊपर जिनका रिप्रेजेंटेशन इन मशीनरी में नहीं है, उनके ऊपर ये हुकुमशाही हो जाएंगी, उनके ऊपर ये जो है उनका अधिनायकवाद हो जाएगा। इसलिए जी डेमोक्रेसी में जो है ये किसी एक वर्ग का जो है एक वर्ग की प्रभुसत्ता इन यंत्रणा में है, ऐसा अपेक्षित नहीं है। उसमें सारे के सारे वर्ग जो इस देश में रहते हैं उनका उनके जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि उनके जनसंख्या के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन इन मशीनरी पे होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये जरूरी है, ये किसी के यानी ये जो पर्टिकुलर ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, हाँ, ये कोई यानी ये इंडिविजुअल जो है उस समाज के इंडिविजुअल व्यक्ति के जो है यानी हित संवर्धन का कोई मामला नहीं है, ये पूरे समाज के हित संवर्धन का मामला है। कि जैसे कि ये अभी भानकर साहब ने भी बताया, भूमि साहब ने भी बताया कि ये जो मामला जो है ये पॉलिटिकल मामला है। ये पर्टिकुलर जो ब्यूरोक्रेसी की जो रिक्रूटमेंट होती है, चयन होता है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट इसकी जो है इनकी जो है अपॉइंटमेंट करती है। और एक सिलेक्शन ये जो प्रोसीजर है, ये सिलेक्शन प्रोसेस होती है, इसमें सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं होता। तो केवल यानी ब्यूरोक्रेट्स की ही रिक्रूटमेंट जो है या अपॉइंटमेंट जो है कैबिनेट कमेटी करती है, ऐसा नहीं है। तो कैबिनेट कमेटी जो है ये तीनों जो सेवा दलों के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट करती है। हाँ, जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट जो है वो कैबिनेट करती है। इतना ही नहीं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, तो उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी कैबिनेट ही करती है।
जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैबिनेट करती है। तो कैबिनेट के पास में इतने वास्ट पावर है, और जब तक कैबिनेट में अपना जो है रिप्रेजेंटेशन, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक जो है ये सारी की सारी जो चीजें है, यानी जो हमारे ब्यूरोक्रेट जो है आना मुश्किल है। हमारे जो है जजेस जो है, हमको जो चाहिए कि जब जजेस में जब SC ST OBC के संदर्भ में कोई मामला आता है, तो उसमें जो उसका जो डिसीजन लेने वाला होता है, वो उसमें कोई SC ST OBC का मेंबर ही नहीं होता, तो कैसे जजमेंट आपके फेवर में आएगा? वो नहीं आ सकता कभी भी। तो इसके लिए जो है, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है ये कैबिनेट करती है। तो कैबिनेट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही जरूरी है। शायद इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही थी कि हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें भी हमको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए। ये डिमांड बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने स्टेट एंड माइनॉरिटी में कही थी। तो ये जब तक ये काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर जो है, पर्टिकुलर जो कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट होती है उसमें, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास में वास्ट पावर होते हैं। जितने भी जो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कैबिनेट उसका इस्तेमाल करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। सिर्फ प्रेसिडेंट जो है उसका सिग्नेचर होता है। तो ये कैबिनेट जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, तब तक ये जो है ये मामला जो है ये सुलझना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक है हर एक कैबिनेट में आप देखोगे कि भारत में करीबन अभी 15 से ज्यादा 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। और ये 15 प्राइम मिनिस्टर की अगर आप कैबिनेट देखोगे कि, तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 15 से 30 तक लेके जो है इनके कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या रही है। लेकिन उसमें हमेशा SC ST की जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें एक या दो, ज्यादा SC का तो ज्यादा 2 मिला है। ST का तो कभी कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही कम बार हुआ है, और OBC का तो बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी बहुत ही कम, यानी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है OBC को अभी तक कैबिनेट में मिला हुआ है। तो जब तक ये कैबिनेट में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हमको मिलेगा, और ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा जब तक नहीं बनेगा, तब तक जो है ये सारी चीजें जो है संभव होना, ये ब्यूरोक्रेसी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना ये मुश्किल ही लगता है। जी प्रदीप जी, जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा होना चाहिए, बनना चाहिए। और हमने मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तरफ से इसमें हमने पहल कर दी है ऑलरेडी। हमने इस इश्यू को इनिशिएट किया है, और हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर हम इस बात के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं कि केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं, तो इवन जो कैबिनेट है वहाँ भी जो है SC ST OBCs और जो कन्वर्टेड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका जो है उनके पॉपुलेशन के आधार पर जो है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके लिए उसकी शुरुआत में हमने जो है हमारे जो MPs है, सारे के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है इसके संदर्भ में, और उनमें हमने ये बात हाईलाइट किया है कि हमको ये चीज चाहिए करके। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हम तो ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो रूलिंग क्लास की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो इस मुद्दे को टिकअप करेगी, लेकिन को जो बहुजन समाज की नाम से जो राजनीतिक पार्टियां कार्यरत है इस देश में, उनकी राजनीति की जो बात करती है, तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा जो है ये जरूर उन्होंने अपने एजेंडा में लेना चाहिए, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने लेना चाहिए। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाबा साहब ने एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, हमारे समाज को ये बात समझानी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा था कि अगर कोई फ्रेंच है तो वो फ्रेंच के लिए अच्छा हो सकता है, वो जर्मन के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, या अगर कोई जर्मन है तो वो जर्मन के लिए अच्छा हो सकता है, वो फ्रेंच के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, ब्राह्मण बनिया लोग हैं, ये इस मूल निवासी बहुजन समाज अगर फ्रेंच है तो वो जर्मन है, और अगर हम तो इस तरह से जो है वो कभी भी, वो चाहे किधर भी बैठे, वो चाहे जुडिशरी में बैठे, चाहे एग्जीक्यूटिव में बैठे, या चाहे लेजिस्लेचर में बैठे, ये लोग जो है ये कभी भी हमारे लिए अच्छे हो नहीं सकते। ये जो है ये बात जो है ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को समझानी पड़ेगी। तो ये हम समझाने का काम करेंगे, और यही एक जो है अगर उसको समझाने में कामयाब होते हैं तो शायद जो इस तरह का जो है ये बातें नहीं रहेगी। फिर तो लेजिस्लेचर भी अपनी होगी, एग्जीक्यूटिव भी अपनी होगी, जुडिशरी भी अपनी होगी, अगर ये बात हमारा मूल निवासी बहुजन समाज समझ सकता है। इसलिए यह समझाना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।